Hello and welcome back everyone. This is the third lecture in subject dynamics of machinery and our topic chapter name is dynamic force analysis of mechanism, and in today's lecture we will be discussing about engine force analysis. What kind of forces acting in engine, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, पिस्टन, सिलेंडर है, क्रैंक शाफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड है, उन सब के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. An engine force is acted upon by various forces such as weight of reciprocating masses and connecting rod. इंजन के अंदर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो किस वजह से लग रहे हैं? जो भी वेट है, रेसिप्रोकेटिंग मास है. सपोज फॉर एग्जांपल हियर इट इज़ अवर पिस्टन which will be reciprocating in this direction, and here we are connecting the connecting rod. This is the crankshaft which will be rotating in this way. So what will happen due to this? It will have certain mass. piston का कुछ mass होगा, connecting rod का होगा, crank का होगा. So reciprocating mass की वजह से क्या होगा, जो भी force लगेगा, जैसे कि यहाँ पे combustion होगा piston के अंदर, तो यहाँ पे कौन सा force लगेगा? gas force. That will be the गैस फोर्स. एंड फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, फिर यहाँ पे ये स्लाइडिंग मोशन होगा, सो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा. उसके बाद इनर्शिया फोर्स, जब भी हम मोशन होती है उसके इक्वल एंड ऑपोजिट क्या लगता है? इनर्शिया फोर्स. ड्यू टू एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा तो इसके इक्वल एंड ऑपोजिट इनर्शिया फोर्स लगेगा, ठीक है. फिर उसकी वजह से क्या होगा? रिटार्डेशन ऑफ इंजन एलिमेंट, and the last being dynamic in nature. Next topic is in this section what we are going to study, analysis is made of forces neglecting the effect of weight and inertia effect of connecting rod. अभी यहाँ पे दो चीज़ें हम नेगलेक्ट करेंगे. सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ वेट. वेट की वजह से क्या इफेक्ट होगा वो हम नेगलेक्ट करेंगे. जैसे इसका वेट है वो उसको हम नेगलेक्ट करना है, जैसे कि कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक शाफ्ट है. यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड की सिर्फ बात की है. कनेक्टिंग रॉड है उसका वेट हम नेगलेक्ट करेंगे, और दूसरा उसकी वजह से जो इनर्शिया फोर्स है वो हम नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है. फिर आता है अगला टॉपिक. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पिस्टन एफर्ट, यानी कि इफेक्टिव ड्राइविंग फोर्स. मतलब जो भी पिस्टन को ड्राइव करने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर होगा वो हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे. द पिस्टन एफर्ट इज टर्म्ड एज अ नेट और इफेक्टिव फोर्स अप्लाइड ऑन पिस्टन. सबसे पहले पिस्टन एफर्ट किसको कहेंगे? पिस्टन एफर्ट इज नेट और इफेक्टिव फोर्स. नेट या इफेक्टिव फोर्स पिस्टन के ऊपर जो लगता है वो है पिस्टन एफर्ट. In reciprocating engines, reciprocating masses accelerate during the first half of the stroke and the inertia force tends to resist the same. reciprocating engine के अंदर क्या होगा कि जो भी reciprocating mass है वो accelerate करेगा during the first half of the stroke. जो भी फर्स्ट हाफ है, ठीक है, यहाँ पे पिस्टन है, फर्स्ट हाफ में यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, ठीक है. सो उसमें क्या होगा, ये एक्सेलरेट करेगा, और वहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट क्या लगेगा? इनर्शिया फोर्स लगेगा. सो इनर्शिया फोर्स क्या करेगा? उसको रेजिस्ट करने की ट्राई करेगा, मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जाने की ट्राई करेगा, और इनर्शिया फोर्स उसको ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर करने की ट्राई करेगा. Thus the net force on piston is decreased, यानी कि जो टोटल नेट फोर्स है, मतलब यहाँ पे सपोज P फोर्स लग रहा है, ठीक है, पिस्टन के ऊपर, लेकिन वो अब कम होके P डैश हो गया. सपोज इनर्शिया फोर्स उसमें से हम माइनस करना पड़ेगा, इनर्शिया फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वो नेट फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा. फिर during the later half of the piston stroke, the reciprocating masses decelerate, and the inertia force opposes this deceleration or act in the direction of the applied gas pressure and thus increase the इफेक्टिव फोर्स ऑन पिस्टन. यानी कि जो दूसरा हाफ है स्ट्रोक का
उसमें क्या होगा, जो रेसिप्रोकेटिंग मास है वो डिसलरेट करेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, एक्सेलरेशन उसका कम होगा, और इनर्शिया फोर्स अपोज करेगा उस डिसलरेशन को और एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड गैस फोर्स। फिर डिसलरेशन के लिए हम अगर कंसिडर करें, ठीक है, सो पिस्टन यहाँ से लेके डिसलरेशन में इस डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा और जो इनर्शिया फोर्स होगा वो इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब गैस फोर्स पहले यहाँ पे था तो गैस फोर्स की डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दस इंक्रीजिंग द इफेक्टिव फोर्स ऑन पिस्टन, उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी इफेक्टिव फोर्स होगा उसमें ये इंक्रीज करेगा। इन वर्टिकल engine, the weight of reciprocating mass assists the piston during the outward और डाउनवर्ड स्ट्रोक। जो भी वर्टिकल इंजन होगा उसके अंदर क्या होगा, जो वेट होगा रेसिप्रोकेटिंग मास का वो असिस्ट करेगा पिस्टन ड्यूरिंग डाउनवर्ड स्ट्रोक। जैसे कि ये वर्टिकल इंजन है, यहाँ पे पिस्टन है, तो अगर डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा तो उसमें ये वेट, उसका पिस्टन का वेट उसमें हेल्प करेगा डाउनवर्ड स्ट्रोक के लिए, ठीक है। दस इंक्रीजिंग द पिस्टन एफर्ट, मतलब ये पिस्टन एफर्ट को इंक्रीज करेगा बाय एन अमाउंट ऑफ इक्वल वेट डब्ल्यू जितना एफर्ट इंक्रीज करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। ड्यूरिंग इनवर्ड स्ट्रोक द पिस्टन एफर्ट इज डिक्रीज्ड बाय द सेम, और उसी के लिए सेम इक्वल एंड ऑपोजिट, जब पिस्टन अपवर्ड मोशन में मूव होगा तो क्या होगा, वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो उसकी वजह से ये माइनस होगा, मतलब उसको डिसलरेट करने का ट्राई करेगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा सेम अमाउंट में। सो सबसे पहले हम पिस्टन एफर्ट को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि जो भी एरिया है, एरिया ऑफ कवर एंड, वो A1 है, और जो पिस्टन रोड का एंड एरिया है वो A2 है। फिर जो प्रेशर ऑन द कवर एंड प्रेशर ऑन द रोड एंड इज P2, जैसे कि ये हमारा पिस्टन है, ठीक है, यहाँ पे ये सिलेंडर है, इसके अंदर पिस्टन है, यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है। अभी ये साइड है, ये कौन सा एरिया है, A1 एरिया ऑफ कवर एंड दिस इज द A2, दिस इज द एरिया ऑफ पिस्टन रॉड, यहाँ पे पिस्टन रॉड होगा, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया है वो A2 होगा। यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट होगा वो है P1, और यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट होगा वो है P2, प्रेशर ऑन द रॉड एंड प्रेशर ऑन द कवर एंड, ठीक है। फिर जो मास है ये पिस्टन का सपोज है m मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट। नाउ व्हाट विल बी द फोर्स ऑन पिस्टन ड्यू टू गैस प्रेशर, दैट विल बी, यानी कि फोर्स है, प्रेशर का इक्वेशन क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, सो फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, यानी कि P1A1 माइनस P2A2। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो P1A1 है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो P2A2 उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब P1A1 में से हमको माइनस करना पड़ेगा P2A2, ठीक है। सो ये हमको टोटल फ्रिक्शन, सॉरी पिस्टन फोर्स ऑन पिस्टन ड्यू टू गैस प्रेशर की वजह से कितना फोर्स हमको मिलेगा वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स का इक्वेशन क्या है, दैट वी नो, इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू ma एंड इट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो यहाँ पे mf मतलब एक्सेलरेशन को f से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन है वो रेसिप्रोकेटिंग इंजन के लिए हमने आगे डिराइव किया था, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा प्लस cos 2 थीटा बाय n that we put over here. So we will get the equation of inertia force for reciprocating engine.
नेक्स्ट, विच इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ पे साइन इंडिकेट नहीं किया है माइनस, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। फिर नेट इफेक्टिव फोर्स कितना लगेगा पिस्टन के ऊपर, तो जो गैस प्रेशर की वजह से जो फोर्स है उसका ऑपोजिट इनर्शिया फोर्स लग रहा है, मतलब वो उसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा, माइनस एफ बी, यानी कि इनर्शिया फोर्स हम उसमें से माइनस कर देंगे। इन केस ऑफ फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, अभी हम फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को भी अकाउंट में ले तो क्या होगा, एफ भी उसमें से माइनस होगा, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस भी हमको माइनस करना पड़ेगा, एफ पी माइनस एफ बी यानी इनर्शिया फोर्स, फिर फ्रिक्शन फोर्स। इन केस ऑफ वर्टिकल इंजन, द वेट ऑफ पिस्टन और रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स आल्सो एक्ट्स एज अ फोर्स। जो भी वेट होगा पिस्टन में, अगर वर्टिकल है इंजन, हमने आगे देखा वर्टिकल इंजन है तो जो वेट है वो भी एज अ फोर्स की तरह एक्ट करेगा, और वो भी हमको कंसिडर में करना पड़ेगा। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में है तो अगर ये डाउनवर्ड मोशन है तो उसमें प्लस करेंगे, ठीक है, यानी कि एम जी ऐड किया यहाँ पे आप देख सकते हो ये एम जी यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए कंसिडर किया। फिर अभी आगे नेक्स्ट जो है वो हमको फाइंड करना है फोर्स और थ्रस्ट अलोंग कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड है, यहाँ पे आप एग्जांपल में यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि ये कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स अलोंग कनेक्टिंग रॉड कितना लग रहा है वो हमको फाइंड करना है, एफ सी। सो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको अज्यूम करना पड़ेगा, लेट्स एफ सी बी द फोर्स इन कनेक्टिंग रॉड, फिर देन द इक्वेटिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको इक्वेट करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या होगा, यहाँ पे बीटा है, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एफ है, ठीक है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज इक्वल टू एफ सी इंटू कॉस बीटा, ओके। So that will be the equation for the same. So we can write the Fc is equal to force on connecting rod will be F, that means force due to piston divided by cos beta, angle by the crank connecting rod. This will be the force or thrust along the connecting rod. Now द थ्रस्ट ऑन द साइड्स ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के साइड्स है वहाँ पे जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो कितना होगा, यहाँ पे एफ एन देख सकते हो, ये एफ एन है, वो क्या है, थ्रस्ट ऑन द साइड्स ऑफ सिलेंडर। इट इज़ नॉर्मल रिएक्शन ऑन द सिलेंडर वॉल, जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो होगा, यानी कि एफ एन है उसको हम फाइंड करना होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, एफ सी साइन बीटा या फिर एफ टेन बीटा, इन दोनों में से कोई भी हम इक्वेशन ले सकते हैं, एफ सी साइन बीटा और एफ टेन बीटा, क्योंकि एफ सी इज इक्वल टू हमको मालूम है एफ अपॉन कॉस बीटा, सो साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा विल बी हियर वी कैन से इफ वी पुट एफ सी इज इक्वल टू एफ अपॉन कॉस बीटा इंटू साइन बीटा. So sin beta upon cos beta will be equal to tan beta. So f upon f into tan beta. So ये हो गया नॉर्मल फोर्स. अभी आगे हम देखेंगे क्रैंक एफर्ट. क्रैंक के लिए कौन से फोर्स लगेंगे वो हम डिफाइन करेंगे. फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द क्रैंक पिन एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स ऑन पिस्टन. जो भी फोर्स है एक्सर्टेड ऑन द क्रैंक पिन के ऊपर जो फोर्स लगेगा, क्रैंक पिन यहाँ पे है, आप देख सकते हो ये है क्रैंक पिन, एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स ऑन पिस्टन. जो भी फोर्स ऑन पिस्टन पे लगेगा उसकी वजह से क्रैंक पिन के ऊपर भी फोर्स लगेगा. अभी क्रैंक एफर्ट, क्रैंक की वजह से जो भी एफर्ट फॉर्म होगी, मतलब ये डायरेक्शनल रोटेशन होगा. क्रैंक एफर्ट क्या है, विच इज़ द नेट फोर्स अप्लाइड एट द क्रैंक पिन. नेट फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है,
क्रैंक पिन के ऊपर, परपेंडिकुलर टू द क्रैंक विच गिव्स द रिक्वायर्ड टर्निंग मोमेंट ऑन द क्रैंक शाफ्ट। अभी जो यहाँ पे फोर्स लगेगा, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द क्रैंक, वो तो कुछ काम आएगा नहीं। जो भी परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा वही सिर्फ उसका रोटेशन करवाएगा क्रैंक का। सो जो क्रैंक एफर्ट है वो कौन सा फोर्स होगा? नेट फोर्स अप्लाइड एट द क्रैंक पिन परपेंडिकुलर टू द क्रैंक। क्रैंक पिन के ऊपर जो भी नेट फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर टू द क्रैंक, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंक शाफ्ट। यहाँ पे आपका क्रैंक शाफ्ट होगा, ठीक है। सो उसकी टर्निंग मोमेंट, उसको रोटेट करने के लिए नेट फोर्स क्रैंक के एंड के ऊपर यहाँ पे परपेंडिकुलर जो लगेगा वो होगा हमारा क्रैंक एफर्ट। लेट एफ टी बी द क्रैंक एफर्ट। सो हियर वी कैन सी द एफ टी इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन विच विल कॉज अ मोमेंट विच मीन्स टर्निंग। यहाँ पे टर्निंग क्रिएट करेगा, आर रेडियस है, क्रैंक रेडियस। सो जो भी मोमेंट क्रिएट होगा वो हमको मालूम है कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है, एफ टी, और यहाँ पे रेडियस जो है वो एफ आर है। उसके अलावा ये यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी कनेक्टिंग रॉड है उसके द्वारा जो फोर्स यहाँ पे ट्रांसफर होगा वो उसके इक्वल टू होगा, यानी कि एफ सी। सो एफ सी की वजह से वो यहाँ से फोर्स कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक पिन के ऊपर ट्रांसफ़र होगा, यानी कि ये जो दोनों फोर्स है वो इक्वल होने चाहिए। सो यहाँ पे एफ सी के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, एफ सी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो वो वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे मेज़र करेंगे, दैट विल बी द आर साइन थीटा प्लस बीटा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये स्मॉल एंगल यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पे ये एंगल बीटा है। सो यहाँ पे आप ये स्मॉल ट्रायंगल यहाँ पे देख सकते हो। सो उसकी वजह से जो एंगल यहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल मिलेगा आपको ऐसे। सो यहाँ पे जो एंगल होगा, ये वाला एंगल जो है वो है बीटा एंगल, और यहाँ पे ये थीटा एंगल है। सो यहाँ पे ये जो एंगल मिलेगा वो होगा थीटा प्लस बीटा। सो उसकी वजह से ये यहाँ पे एडजेसेंट, ये इसका ओपोनेंट है, ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस बीटा। यहाँ पे ये आर रेडियस है। सो इस ट्रायंगल के लिए हमको मिलेगा। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर एफ सी के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे क्या किया है, एक्सटेंड किया हुआ है एफ सी को, एफ सी। सो यहाँ पे जो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, आर साइन थीटा प्लस बीटा। सो यहाँ पे एफ सी आर साइन थीटा प्लस बीटा होगा। उसके बाद जो एफ टी है उसको यहाँ पे रखेंगे और आर आर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद एफ सी की वैल्यू हमने आगे देखी थी, एफ सी की वैल्यू कितनी है, कॉस एफ अपॉन कॉस बीटा। सो ये हो गया इक्वेशन फॉर द क्रैंक एफर्ट। उसके बाद अगला इक्वेशन है वो है थ्रस्ट ऑन बियरिंग। बियरिंग है, उसके ऊपर थ्रस्ट कितना लगेगा। द कंपोनेंट ऑफ एफ सी अलॉन्ग द क्रैंक इन रेडियल डायरेक्शन। यहाँ पे देखो जो भी क्रैंक शाफ्ट है, यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट होगी वो यहाँ पे बेयरिंग पे माउंट होगी। सो जो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा रेडियल डायरेक्शन में, उसकी वजह से थ्रस्ट फोर्स क्रिएट होगा रेडियल डायरेक्शन में लगने की वजह से। सो उसका एफ सी का वर्टिकल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट क्या होगा, दैट विल बी द थ्रस्ट ऑन बेयरिंग। सो एफ आर रेडियल फोर्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ये साइन कंपोनेंट था, वैसे यहाँ पे ये कंपोनेंट कौन सा होगा, एफ सी कॉस थीटा प्लस बीटा। सो एफ सी की वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो ये हमको मिल गया थ्रस्ट ऑन बेयरिंग। अगला जो है वो है
टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंकशाफ्ट की टर्निंग मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे। सो टर्निंग मोमेंट फाइंड करनी है। सो हमने फिगर में देखा जो टर्निंग मोमेंट वो क्रिएट होगी वो किसकी वजह से होगी, जो भी टेंजेंशियल फोर्स लगेगा Ft, ये यहाँ ये हमारी क्रैंकशाफ्ट है, उसकी रेडियस r है और यहाँ पे ये Ft फोर्स लग रहा है, ये यहाँ पे हमारी क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट यहाँ पे होगी, ठीक है। सो जो टर्निंग फोर्स होगा वो Ft इंटू आर जितना होगा और उस Ft की इक्वेशन हमने को मालूम है, Ft की इक्वेशन हमने आगे फाइंड की। फिर उसकी जो इसको सॉल्व करेंगे, जो साइन थीटा प्लस बीटा उसको एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा कॉस बीटा प्लस कॉस थीटा साइन बीटा। उसके बाद कॉस बीटा को इक्वेशन के अंदर ले जाएंगे तो फिर क्या होगा, एफ आर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन बीटा अपन कॉस बीटा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या किया है कि जो भी साइन बीटा है उसकी वैल्यू पुट की है और कॉस बीटा की वैल्यू पुट की है। साइन बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय एन, एन इज इक्वल टू ऑब्लिक्विटी रेशियो इक्वल टू एल अपॉन आर, एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों इक्वेशन हमने आगे की थियोरी में डिराइव किए थे, ठीक है। जो भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है उसके यूज़ से हमने ये डिराइव किया था आगे, और यहाँ पर ये पुट करेंगे। सो एन एन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो हमको मिलेगा 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है और ये यहाँ पे आप देख सकते हो 2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 से डिवाइड किया हुआ है, ताकि हम 2 साइन थीटा और कॉस थीटा को कन्वर्ट करके हम उसको लिख सके साइन 2 थीटा, ठीक है। उसके बाद also as we know that the r sin theta plus beta is equal to OD cos beta। यहाँ पे जो भी हमने डायग्राम देखा था उसके अंदर जो r sin थीटा प्लस बीटा है वो O टू D डिस्टेंस cos बीटा इक्वल टू था, और उसके लिए हम यहाँ पर पुट करेंगे तो Ft की इक्वेशन तो यहाँ पर सेम ही रहेगी और उसको हम OD cos बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो जो भी है वो यहाँ पे cos बीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि T इज इक्वल टू एफ इंटू OD। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ वो, यहाँ पे Ft इंटू OD, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये O2D डिस्टेंस है और Ft इंटू OD, ठीक है। सो ये हो गया टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। सो ये सारे इक्वेशंस हो गए। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हॉरिजॉन्टल गैस engine running at 210 rpm has a bore of 220 mm and a stroke of 440 mm. Connecting rod is 924 mm long and the reciprocating part weight 24 kg, and when the crank has turned through an angle of 30 degree from the inner dead center and the gas pressure on the cover and crank side are 500 kilonewton per meter square and 60 kilonewton per meter square respectively. The diameter of piston rod is 40 mm. Determine the turning moment on crankshaft, thrust on bearing, acceleration of flywheel which has a mass of 8 kg and radius of gyration 600 mm while the power of engine is 22 kilowatt. सो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी रेडियस है r, यहाँ पे स्ट्रोक लेंथ यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे ये कनेक्टिंग रोड है, फिर यहाँ पे ये स्ट्रोक दिया हुआ है स्ट्रोक L। सो उसका हाफ क्या होगा, यहाँ पे रेडियस होगी r विच विल बी इक्वल टू हियर द टोटल लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज इक्वल टू 924 mm है, उसको मीटर में कन्वर्ट किया। उसके बाद RPM दिया हुआ है, RPM 210 RPM, फिर मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट 20 kg, टर्निंग एंगल थीटा यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री,
सो एन हमको फाइंड कर सकते हैं ऑब्लिक्विटी रेशियो दैट विल बी इक्वल टू एल बाय आर। फिर एंगुलर वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2πn/60। एन की वैल्यू यहाँ पे है 210। फिर जो साइन बीटा है उसका इक्वेशन हमको मालूम है दैट इज साइन थीटा बाय एन। साइन एन इज इक्वल टू ऑब्लिक्विटी रेशियो और एन के इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा अपॉन साइन बीटा। सो यहाँ पे साइन बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय एन। साइन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो वी कैन फाइंड द साइन बीटा। सो बीटा की वैल्यू हमको एक्सेक्ट यहाँ पे मिल जाएगी, इतना डिग्री मिलेगा बीटा। उसके बाद हमको पिस्टन गैस फोर्स फाइंड करना होगा P1A माइनस P2A। सो यहाँ पे P1 जो है वो यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 600 जो भी यहाँ पे गैस प्रेशर दिया हुआ है 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 660 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। इसको किलो न्यूटन में दिया यानी कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे π/4 a स्क्वायर यानी कि एरिया यहाँ पे कितना होगा जो भी ए यानी कि कनेक्टिंग रोड की साइड तो कवर साइड है उसके लिए टोटल एरिया जो मिलेगा वो होगा जो भी यहाँ पे आर है उसका स्क्वायर मिलेगा π/4 आर स्क्वायर यहाँ पे 0.22 का स्क्वायर मिलेगा। और जो ऑपोजिट साइड है यहाँ पे डायामीटर पिस्टन रॉड का उसके अंदर से माइनस होगा जब भी हम पिस्टन साइड के लिए देखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी फिगर होगी वो कैसे होगी। ये हमारा पिस्टन है, यहाँ पे ये पिस्टन रॉड है, तो पिस्टन रॉड की वजह से ये इतना एरिया क्या होगा माइनस हो जाएगा। दैट विल बी द डायमीटर इक्वल टू द डायमीटर ऑफ पिस्टन रॉड। यहाँ पे ये सरफेस एरिया हमको मालूम है दैट इज इक्वल टू 22.22 स्क्वायर। सो ये हमको एफ पी मिल गया। उसके बाद इनर्शिया फोर्स का इक्वेशन ये है, उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे थीटा के वैल्यू और एन की वैल्यू तो हमको इनर्शिया फोर्स मिल जाएगा। फिर लास्ट में हमको पिस्टन एफर्ट फाइंड करना है। पिस्टन एफर्ट क्या होगा एफ पी माइनस एफ बी। यहाँ पे दूसरे फोर्सेस नेगलेक्ट किए हैं, जैसे कि मास का फोर्स होगा वो नेगलेक्ट किया है और ड्यू टू इनर्शिया फोर्स हमने कंसिडर किया, फ्रिक्शन फोर्स नेगलेक्ट होगा। सो ये टोटल पिस्टन एफर्ट हो गया। उसके बाद जो टर्निंग मोमेंट है इसका इक्वेशन हमको मालूम है, बीटा हमको मालूम है, थीटा यहाँ पे मालूम है और एफ हमने पिस्टन फोर्स यहाँ पे आगे फाइंड कर लिया। यहाँ पे ये एफ पिस्टन एफर्ट हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। सो वो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो हमको टर्निंग मोमेंट मिल जाएगा, आर मालूम है। फिर यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दिए, ठीक है। सो जो आंसर होगा टर्निंग मोमेंट न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि ये इट इज़ अ काइंड ऑफ मोमेंट। फिर थ्रस्ट ऑन बियरिंग, इसका इक्वेशन भी हमको मालूम है। सो थ्रस्ट ऑन बियरिंग मिलेगा इस इक्वेशन से। और एक्सेलरेटिंग टॉर्क है वो इक्वल टू टर्निंग मोमेंट माइनस रेजिस्टिंग टॉर्क। यहाँ पे रेजिस्टिंग टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे, P इज इक्वल टू टी ओमेगा, ये इक्वेशन हमको मालूम है। पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। सो यहाँ पे टॉर्क मिल जाएगा और एक्सेलरेटिंग टॉर्क है वो यहाँ पे उसमें से ये वाला टॉर्क है वो माइनस किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो टर्निंग मोमेंट है यहाँ पे एक्सेलरेटिंग टॉर्क ए इज इक्वल टू जो भी टर्निंग मोमेंट माइनस रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पे क्या होगा टी इंटू ओमेगा। पी अपॉन ओमेगा। पावर हमको यहाँ पे दिया हुआ है 22 किलोवाट यानी कि 22,000 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहाँ पे टॉर्क मिलेगा। टर्निंग मोमेंट हमने यहाँ पे फाइंड की, ये वाली वो यहाँ पे रखेंगे, उसमें से ये टॉर्क वाला माइनस कर देंगे तो हमको एक्सेलरेटिंग टॉर्क मिल जाएगा। एक्सेलरेशन टॉर्क मिलेगा 953
और जो भी उसका इक्वेशन है एक्सेलरेटिंग टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, जैसे कि m इंटू ए है वैसे टॉर्क एक्सेलरेटिंग टॉर्क एंगुलर है तो उसके लिए क्या होगा आई अल्फा, विच विल बी इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है m के स्क्वायर और अल्फ़ा, और आई m इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है जो भी m है वो 8 kg है, और जो रेडियस ऑफ गायरेशन है दैट इज 600 mm, यानी कि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.6, और सो जो हमको एक्सेलरेशन अल्फ़ा है ऑफ फ्लाईव्हील मिल जाएगा, दैट इज़ द फाइनल आंसर. So this is the end of the example. So today we discussed the various engine force analysis and an example on that. So thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.